वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 3। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो अनाया है वो आकृति के साथ उसके घर जाती है क्योंकि उसकी डैड की जो तबीयत है वो ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उसने डॉक्टर को पहले ही वहाँ पर भेज दिया था और आकृति ने अपने डैड का कॉल नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अनाया को कॉल किया था और अनाया उसे लेकर वहाँ पहुँच जाती है। अब आकृति और अनाया के बीच में कुछ बातें होती है, जिसके बाद अनाया जो है कुछ चीज़ें सोचती है और उसके बाद अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद अपनी दादी को देखती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। शादी के नाम से अनाया को बहुत नफरत थी, लेकिन फिर भी उसने एक फैसला लिया था सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के लिए। उन बातों को सोचने के बाद अनाया ड्रिंक करती है और ड्रिंक करने के बाद जो है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रोते रोते कब सो जाती है उसे भी इस बात का पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग अनाया उठती है तो काफ़ी लाइट फील करती है और जाकर जो है शावर लेती है। शावर लेकर रेडी हो जाती है और रेडी होकर नीचे आती है। डाइनिंग टेबल पर उसकी जो दादी है वो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। अनाया उनके पास जाकर बैठती है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। दादी कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा, तू सही तो है ना? अनाया जो है वो कहती है, हाँ दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब आपकी तबीयत सही तो है ना? तो दादी जो है वो कहती है, हाँ वो लड़की कौन है जिससे तूने शादी करने का फैसला किया है? कब मिला रही है मुझे तू उससे? अनाया कहती है, दादी जल्द ही मिलवा दूंगी। तो दादी कहती है, ठीक है, अच्छी तो है ना? तेरा ध्यान तो सही से रखेगी ना वो? तो अनाया जो है वो कहती है, हाँ दादी अच्छी है, ध्यान रखेगी। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लीजिएगा, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो दादी जो है वो कहती है, हाँ। जिसके बाद अनाया दादी के फोरहेड पर किस करती है और उन्हें बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अनाया अपनी कार में जाकर बैठती और एक गहरी सांस लेती है और फिर अपना जो म्यूज़िक सिस्टम था उसे ऑन करती है, पर उसमें सॉन्ग जो है वो प्ले नहीं हो रहे थे। अनाया अपना फ़ोन बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सॉन्ग प्ले नहीं होते, इसलिए अनाया जो है वो FM प्ले करती है। FM में एक बहुत ही पुराना पर अच्छा गाना प्ले होता है। अनाया जो है उसे सुनकर रिलैक्स हो जाती है। अनाया जब भी ये सॉन्ग सुना करती थी तो बहुत लाइट फील करती थी, क्योंकि ये सॉन्ग उसे हमेशा उसकी माँ सुनाया करती थी। अब अनाया जो है वो ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस पहुंचने के बाद वहां से अपने केबिन में जाती है। केबिन में जाकर अनाया बैठी ही थी कि तभी उसके केबिन पर नॉक होता है, तो वो देखती है कि वहां पर सिया आई हुई है। सिया ने रात में अनाया से बात तो कर ली थी, लेकिन फिर भी उसे अनाया की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो अनाया का नेचर काफ़ी अच्छे से समझती थी। तभी अनाया कहती है, गुड मॉर्निंग। तो सिया जो है वो कहती है, मॉर्निंग मॉर्निंग, और बताओ। तो अनाया कहती है, क्या बताना है तुम बताओ, सुबह सुबह अपने ऑफिस जाने की वजह मेरे यहाँ क्या कर रही हो? सिया कहती है, मैंने सोचा क्यों ना तुमसे बात कर ले। अब ये बताओ ब्रेकफास्ट करके आई हो या नहीं? तो अनाया जो है वो कहती है, हाँ। तभी सिया कहती है, किससे झूठ कह रही हो अनाया? तो अनाया कहती है, तुम्हें क्या खाना है ये बताओ। सिया जो है वो अपने और अनाया के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है और जिसके बाद जो है अनाया सिया से कहती है, हाँ अब बोलो क्या बात करने आई हो जो सुबह सुबह इतनी अर्जेंट थी? तो सिया कहती है, मैं तुम्हारे बारे में बात करने आई हूँ अनाया। अनाया कहती है, देखो सिया, मैं फैसला ले चुकी हूँ और मुझे यही एक बेटर रास्ता लगता है। सिया कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो फिर कोई क्या कह सकता है। जिसके बाद जो है इनका ब्रेकफास्ट आ जाता है। सिया और अनाया साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। सिया कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ और तुझे याद रहूँ तो शादी में बुला लेना। तभी अनाया जो है वो उसे गुस्से में देखती है। सिया कहती, चिल यार, मजाक कर रही हूँ। जिसके बाद सिया जो है वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ आकृति जो है वो भी मॉर्निंग में टाइम से उठ जाती है और उठने के बाद शावर लेकर रेडी होकर अपने पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। उनसे जाकर बात करती है और उन्हें सॉरी भी कहती है। उसके पापा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा। जिसके बाद आकृति कहती है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं एक बार में ही फ़ोन उठा लूँगी। तो आकृति के पापा कहते हैं, हाँ बेटा मैं तुझे कॉल कर लूँगा। जिसके बाद आकृति कैब लेकर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में आकृति ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ समीर जो है पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा है।
आकृति समीर को इग्नोर करती है। समीर उसके पीछे पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन जो गार्ड था वो उन्हें रोक देता है, जिसके बाद आकृति वहां से अंदर चली जाती है। समीर आकृति को कॉल करता है, लेकिन आकृति उसके कल के बिहेवियर से उससे नाराज थी, तो वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। अब जिसके बाद आकृति अपनी डेस्क पर जाकर बैठती है। एक बार अनाया के केबिन की तरफ देखती है, लेकिन उसे केबिन के अंदर कुछ भी नहीं दिख सकता था। अब जो है वो अपना काम करने लग जाती है। तभी जो अनाया की असिस्टेंट है वो आकृति के पास आती है, उसे 2 फाइल देती है और कहती है, मैम ने आपको ये फाइल कंप्लीट करने के लिए कहा है। आकृति कहती है ओके, जिसके बाद जो है वो फाइल उससे ले लेती है और अपना जो काम है वो करने लगती है। आकृति काम तो कर रही थी, लेकिन उसका जो दिमाग है वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। आकृति कल की कही अनाया की बातों के बारे में सोच रही थी और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि अनाया जैसी बड़ी सीईओ को उससे क्या मतलब है, वो क्यों उसकी मदद करना चाहती है। और आज की दुनिया में बेमतलब कोई किसी की मदद नहीं करता है। और आकृति का यही थॉट प्रोसेस था, जो कि कहीं ना कहीं एक हद तक सही भी था। अनाया की भी अपनी मजबूरी थी और वो इसीलिए उसकी हेल्प कर रही थी। अब यहाँ आकृति जो है वो काम करते करते इतना बिजी हो जाती है कि लंच हो जाता है। तभी आकृति के जो कुछ कलीग्स हैं वो उससे कहते हैं, आकृति चलो लंच करने चलते हैं। तभी एक लड़की उससे आकर कहती है, आकृति चलो ना लंच करते हैं। आकृति कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं है, आप लोग जाइए। उसके कलीग्स वहाँ से चले जाते हैं और जो आकृति है वो सेकंड फाइल का वर्क शुरू करती है। सभी लोग वहाँ से चले गए थे, लेकिन आकृति ही अकेली थी जो वहाँ काम कर रही थी। अनाया केबिन से बाहर देखती है तो वहाँ डेस्क पर बैठी हुई आकृति अपने काम में बिजी थी। तभी अनाया जो है वो बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद आकृति की डेस्क के पास आकर खड़ी हो जाती है। अनाया वहाँ पर खड़ी है, इस बात पर ध्यान आकृति ने नहीं दिया था। तभी अनाया कहती है, सर दर्द हो रहा है तो कॉफी चाहिए। तो आकृति उसे देखने लगती है और कहती है, मैम आप। और जो आकृति है वो अपनी डेस्क से खड़ी होने लगती है। अनाया कहती है, बैठिए। और आकृति जो है वो उसके सामने एक चेयर पर बैठ जाती है। उसके ब्लेजर से एक डॉक्यूमेंट निकालती है और आकृति के सामने रखती है। आकृति सवाल भरी नजरों से अनाया की तरफ देखने लगती है और कहती है, ये क्या है। आकृति कहती है, मुझे पता है हम शाम को ऑफिस के बाद कैफे में मिलने वाले थे, लेकिन फिर मैंने सोचा आप चीजें पढ़ेंगी, सोचेंगी, समझेंगी और फिर एक दिन का वक्त मांगेंगी, इसलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रही हूँ। मैं शाम को आपका कैफे में वेट करूँगी। अगर आप इस पे एग्री करती हैं तो कैफे में आइएगा, और अगर नहीं करती हैं तो फिर नहीं आइएगा। अब आकृति जो है वो उस पेपर की तरफ देखती है और कहती है, इनमें लेकिन है क्या। अनाया कहती है, आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा। जिसके बाद अनाया वहां से जाने लगती है और कहती है, वन मोर थिंग, डॉक्टर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप कैफे के बाद अगर चाहें तो हॉस्पिटल जा सकती हैं। और इसके बाद अनाया वहां से चली जाती है। अनाया अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है। उसे ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, हालांकि ये उसके उसूलों से खिलाफ था, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए एक डील थी, जिसकी वजह से अनाया को इतना बुरा भी नहीं लगता। अब अनाया जो है वो अपना काम करने लग जाती है। बाकी के कलीग्स भी वहाँ आ जाते हैं। आकृति उन पेपर को नहीं देखती है, क्योंकि उसे पता था अगर वो इन पेपर को पढ़ने बैठ जाएगी फिर वो अपना काम नहीं करेगी। आकृति सबसे पहले अपना काम खत्म करती है और उसके बाद ऑफिस का थोड़ा टाइम ओवर होने से पहले उन पेपर्स को पढ़ती है। आकृति जैसे ही उन पेपर्स को पढ़ती है तो उसे शॉक लगता है। आकृति ने सोचा था कि हो सकता है ये कोई काम की डील हो सकता है अनाया बदले में कुछ और चाहती हो, लेकिन जो लिखा था वो आकृति के लिए बिल्कुल अलग था। आकृति को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी थी, जो कि आकृति को बिल्कुल मंजूर नहीं था। आकृति उन पेपर्स को पढ़ती है और फोल्ड करके रख देती है। तभी आकृति के डैड का कॉल आता है और आकृति जो है वो कॉल रिसीव करती है। आकृति कहती है, हाँ पापा। तभी आकृति के पापा कहते हैं, बेटा मैं तुझे एक पर्चा भेज रहा हूँ, उसमें जो भी दवाइयाँ लिखी हैं वो सब लेकर आना, डॉक्टर ने कहा है कि लेनी जरूरी है। तो आकृति कहती है, हाँ पापा आप भेज दीजिए, मैं लेकर आऊंगी। और आपने लंच किया ना?
तो आकृति के पापा कहते हैं हाँ मैंने कर लिया है। तो आकृति कहती है ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। और आकृति जो है वो कॉल कट कर देती है। अब उसकी एक पहचान की मेडिकल शॉप थी, वहाँ कॉल करती है और उनसे वो दवाइयाँ निकालने को कहती है और साथ ही साथ उसका जो बिल है उसे भेजने के लिए कह देती है। मेडिकल शॉप वाला वो दवाइयाँ निकालता है, उसका बिल बनाता है और आकृति को पेमेंट करने के लिए कहता है। आकृति अपना बैंक बैलेंस चेक करती है जो कि कम था। आकृति उनसे कहती है क्या इसमें कुछ कम हो सकता है या वो बाद में पे कर सकती है। तो मेडिकल वाला जो है वो मना कर देता है। अब आकृति कहती है ठीक है, वो शाम को दवा लेकर जाएगी या दवा वो अभी ही घर पहुंचा दे, वो पेमेंट शाम तक कर देगी। मेडिकल वाला जिस पर एग्री कर जाता है और वो दवा घर भेज देता है। अब आकृति अपने पापा को कॉल करती है और कहती है पापा थोड़ी देर में आपकी दवा पहुंच जाएगी, आप ले लीजिएगा। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है। अब आकृति जो है वो कॉल कट कर देती है। आकृति की निगाहें बार बार उस डॉक्यूमेंट पर जा रही थी जो कि अनाया ने उसे दिया था। आकृति के दिल में सिवाय उसके बॉयफ्रेंड के किसी और के लिए फीलिंग्स नहीं थी और ना ही अनाया के लिए कभी उसने कुछ फील किया था। लेकिन जब ये उसकी मजबूरी थी तो उसे अनाया पर और खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अनाया उसका फायदा उठा रही है और उसे मजबूरी में ना चाहते हुए भी अनाया के लिए ये बात माननी पड़ेगी। अब जो है ऑफिस का टाइम ओवर हो जाता है, सभी एम्प्लॉयज वहां से चले जाते हैं। आकृति भी अपना बैग लेती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स रखती है और उसके बाद कल जो डॉक्टर आए थे उन्हें एक बार कॉल कर लेती है और अपने पापा की हेल्थ के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहते हैं देखिए मिस आकृति, मैं आपको कॉल पर तो सारी बातें नहीं समझा सकता, आपको हॉस्पिटल ही आना होगा और बात सीरियस है इसलिए मैं आपसे आने के लिए कह रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। आकृति कल आने का कहकर कॉल कट कर देती है। आकृति घर जाना चाहती थी लेकिन जब डॉक्टर ने ये कहा था कि बात ज़्यादा सीरियस है तो फिर वो कैफ़े के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में आकृति कैफ़े पहुंच जाती है। यहाँ अनाया भी अपने ऑफिस से निकलती है तो उसकी नज़र आकृति की डेस्क पर जाती है। देखती है कि वो आकृति पहले ही जा चुकी है। अब अनाया अपनी कार लेती है और वहीं पास वाले कैफ़े में पहुंच जाती है। आकृति पहले से ही लास्ट वाली टेबल पर बैठकर अनाया का इंतज़ार कर रही थी। अनाया जैसे ही आकृति को देखती है तो वहीं उसी टेबल पर जाती है। आकृति जो है वो बैठी हुई थी, अनाया भी उसके सामने जाकर बैठ जाती है। आकृति से पूछती है क्या डिसाइड किया है आपने। आकृति जो है वो उसके सामने पेपर रखती है और कहती है कितने टाइम तक ये सब करना होगा। अनाया कहती है आपने सब पढ़ा तो होगा ही ना। तो उसमें ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और 6 महीने में अनाया अपनी दादी को सारी चीज़ें समझा सकती थी और अभी उसे कम से कम 6 महीने का वक्त तो चाहिए ही था, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने लिखे थे और उस 6 महीने का आकृति को वो पेमेंट भी करने वाली थी। साथ ही साथ 6 महीने में वो आकृति के डैड को भी समझाने वाली थी। तभी जो अनाया है वो कहती है अगर आप एग्री करती हैं तो इस पर साइन कर दीजिए। तभी आकृति कहती है क्या मुझे तुमसे सच में शादी करनी होगी। अनाया कहती है अगर मेरी दादी ने कहा तो आपको शादी करनी होगी, फिर चाहे वो मंडप पे हो या फिर कोर्ट में। आप चाहे तो वक्त और ले सकती हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। आकृति के पास वक्त ही तो नहीं था। आकृति कहती है बट मुझे इसका आधा पेमेंट पहले चाहिए, मुझे मेरे पापा का इलाज कराना है। आकृति अनाया को देख रही थी। अनाया चेकबुक निकालती है, उस पर साइन करती है और कहती है अमाउंट अपने अकॉर्डिंग लिख लो। आकृति जो है वो उसकी तरफ देख रही थी। उसे साफ साफ सीधा सीधा ये एक सौदा लग रहा था। उसे लग रहा था कि अनाया को सिर्फ एक बिजनेस डील करनी है, बाकी उससे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सामने वाली की क्या मजबूरी है, क्या फीलिंग्स है, उसे कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है, अनाया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाया एक बहुत अच्छी बिजनेस डील करती है और यही आज भी उसके लिए बिजनेस डील थी। आकृति के दिल में अनाया के लिए थोड़ी सी खटास पैदा हो गई थी। उसे बुरा लग रहा था लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। पहला, उसे अपने पापा को समीर के लिए मनाना था और दूसरा, उसे अपने पापा की केयर भी करनी थी, उन्हें अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाना था। आकृति जो है वो उस डॉक्यूमेंट पर साइन करती है और कहती है जो भी चीज़ें हैं मैं मान लूँगी, लेकिन मेरे पापा का ध्यान रखना होगा।
अनाया कहती है हो जाएगा, और अनाया भी उस पर साइन करती है और कहती है क्या आपको इसकी एक कॉपी रखनी है? आकृति कहती है जी नहीं। इसके बाद आकृति वहाँ से उठती है और उसकी आंखों में कुछ नमी थी और वो उन्हें पूछते हुए वहाँ से चली जाती है। अनाया ने उसके चेहरे पर सारे एक्सप्रेशन देखे थे जिसका उसे बुरा भी लगा था, लेकिन अनाया की इसके पीछे क्या मजबूरी थी या उसे क्या तकलीफ हो रही थी, ये जानने की कोशिश आकृति ने ना ही की थी और ना ही जरूरी समझा था। अब अनाया भी वहाँ से उठती है और डॉक्यूमेंट अपनी पॉकेट में रखकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अब वो घर पहुँचती है तो उसकी दादी उसी का इंतजार कर रही थी। अनाया जाकर उन्हें हक करती है और ऐसे दिखाती है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। अनाया कहती है दादी, वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है, मिस्टर गुप्ता को जानती है ना आप? तो तभी जो है वो कहती है हाँ मिस्टर गुप्ता बहुत अच्छे हैं, पुराने टाइम से काम करते आ रहे हैं। तो अनाया कहती है हाँ वही, उन्हीं की बेटी है आकृति। कहती है अच्छा, उसे तो हमने ऑफिस की 1-2 पार्टी में देखा भी है। तभी अनाया कहती है हाँ मैंने उसी से बात की है। तभी दादी कहती है बात की है क्या मतलब होता है? तो अनाया कहती है मेरा मतलब कि वो मुझे और मैं उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं, हमारी बातचीत है, आप चाहें तो उससे मिल सकती हैं, आप जब कहेंगी मैं उससे मिला दूंगी। तो दादी कहती है उसमें मिलना क्या है, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। अनाया कहती है पर दादी इतनी जल्दबाजी? तो दादी कहती है जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, फिर क्या पता तेरा मूड बदल जाए, अच्छी लड़की है वो, मैं तो तेरा रिश्ता आज ही तय कर देती हूँ, उसके पापा से भी मेरी बात करवा दे। तभी अनाया जो है वो कहती है नहीं दादी, हम ऐसे कैसे उसके पापा से बात कर सकते हैं। लेकिन दादी जो है वो कहाँ अनाया की बात सुनने वाली थी। दादी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, हम कल मिस्टर गुप्ता से मिलने जा रहे हैं। अनाया कहती है पर दादी। दादी कहती है नहीं, मैं कल ही तेरा रिश्ता तय करके आऊँगी। अनाया कहती है ठीक है। अब जो अनाया है वो अपने रूम में पहुँच जाती है। रूम में पहुँचने के बाद जो है अपनी असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है मिस आकृति का नंबर है आपके पास? तभी जो उसकी असिस्टेंट है वो कहती है यस मैम है। अनाया कहती है मुझे फॉरवर्ड करिए। तो उसकी असिस्टेंट कहती है ओके मैम मैं करती हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। अनाया इतना बोलकर वॉशरूम में चली जाती है। चेंज करके बाहर आती है तो देखती है कि उसके फ़ोन पे आकृति का नंबर आ चुका है। अब अनाया जो है वो आकृति का नंबर लेती है और उस पर कॉल करती है। आकृति कहाँ ही अनाया का कॉल उठाने वाली थी, उसके फ़ोन में तो अनाया का नंबर सेव तक नहीं था। आकृति के फ़ोन पे अनाया का फ़ोन 2 बार जाकर जाता है, लेकिन आकृति एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो अननोन नंबर था। अब आकृति जो है वो फ्री होती है और उसके बाद जो है अपना फ़ोन देखती है कि उस पर बार बार कॉल आया है। आकृति कॉल रिटर्न करती है तो अनाया कॉल रिसीव करती है। आकृति कहती है कौन? अनाया कहती है अनाया बोल रही हूँ, मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, कल मेरी दादी आपके पापा से मिलने आने वाली है, तो आप चाहें तो अपने पापा को सच बता सकती हैं या फिर आपको उसी बात पर एग्री करना होगा, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो आप इसे रिवील नहीं कर सकती, ये सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। बाकी आपके पापा को समझाने की गारंटी मेरी है, मैं उन्हें 6 महीने बाद समीर के रिश्ते के लिए तैयार कर दूंगी। तभी जो आकृति है वो कहती है पर शादी करनी ही क्यों है? तभी अनाया कहती है देखिए मिस आकृति, आपसे मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, आपने अपनी मर्जी से साइन किया है और अब जो मेरी दादी चाहती हैं वो आपको करना होगा। आकृति कहती है पर आप 6 महीने बाद मेरे पापा से बात करेंगी, प्रॉमिस? तभी जो अनाया है वो कहती है प्रॉमिस। अनाया अपनी बात से कभी नहीं मुकरती और इसके बाद जो है अनाया कॉल कट कर देती है और जो आकृति है वो अपना फ़ोन साइड में रख कर वहीं बैठ जाती है। आकृति अब अपने डैड के पास जाती है और कहती है डैड, कल अनाया और उनकी दादी आपसे मिलने आने वाली है। तो उसके डैड कहते हैं क्यों बेटा, वो क्यों मिलने आ रहे हैं? तभी आकृति कहती है वो अनाया की दादी आपसे कुछ बात करना चाहती है। आकृति के डैड कहते हैं ठीक है बेटा, मैं बात तो कर लूँगा, लेकिन तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? आकृति जो है वो उनके तरफ देखती है और कहती है पापा आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में? तो उसके पापा जो है हंसते हैं और कहते हैं मजाक कर रहा हूँ बेटा। तो आकृति जो है वो भी स्माइल करती है और उसके बाद जो है वहाँ से चली जाती है।
अब आकृति और उसके डैड जो है वो रात में डिनर करते हैं। यहाँ अनाया भी उसकी दादी के साथ डिनर करती है और दोनों लोग भी सोने के लिए चले जाते हैं। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।